सुबह की ठंडी हवा अरब सागर से आ रही थी। उसकी लहरें किनारे से धीरे धीरे टकरा रही थी। एक शांत लय में मुंबई का ताजमहल ग्रैंड होटल वाटरफ्रंट पर गर्व से खड़ा था। सोने जैसे रंग की बलुआ पत्थर की दीवारों वाला एक भव्य भवन जो सूरज के नीचे चमक रहा था। इसके विशाल मेहराबदार खिड़कियों से झिलमिलाते क्रिस्टल झूमर दिन की रोशनी में फंसे तारों की तरह चमक रहे थे। हर दिन ये सैकड़ों धनी मेहमानों का स्वागत करता था। हथकरघा सिल्क कुर्ते पहने उद्योगपति, बनारसी साड़ी में सामाजिक हस्तियां और बॉलीवुड स्टार अपने दलबल के साथ। लेकिन उस दिन प्रवेश द्वार का दृश्य कुछ अप्रत्याशित था। 11 बजने को थे। होटल के अलंकृत पीतल के फाटक पर एक पुराना घिसापिटा ऑटो रिक्शा जो फीके हरे और पीले रंग में रंगा हुआ था, धीरे धीरे रुक गया। इसका प्लास्टिक का कनोपी हवा में फड़फड़ा रहा था। उसमें से निकले एक पतले, कमजोर बुजुर्ग आदमी जिनकी सफेद दाढ़ी छाती तक पहुंचती थी। उन्होंने सादा कपड़े पहने थे, एक ढीला मुलमुल कुर्ता ऑफ व्हाइट रंग का, जोड़ी में बैगी धोती स्टाइल की पायजामा जो उनकी टांगों से फुसफुसाती हुई चल रही थी, और एक कंधे पर फेंका हुआ एक घिसा हुआ झोला जो जगह जगह पैबंद से भरा था। फिर भी उनके चलने में कुछ था, एक शांत गरिमा, एक जानबूझकर की मुद्रा जो किसी को रुककर 2 बार देखने पर मजबूर कर देती थी, मानो वे अनकही कहानियों का बोझ ढो रहे हों। सुरक्षा गार्ड अशोक यादव फाटक पर खड़ा था, अपनी कुरकुरी खाकी वर्दी में, दबी हुई पतलून, छोटी आस्तीन वाली शर्ट जिसमें एपॉलेट्स थे, होटल के चांदी के त्रिशूल प्रतीक से सजा पीक कैप और दिल के ऊपर साफ सुथरा पिन किया हुआ बैज जिसमें लिखा था ताजमहल सिक्योरिटी। वो अपने जियो फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। अंगूठे व्हाट्सएप पर उड़ रहे थे जब उसने बुजुर्ग को आते देखा। भौहें चढ़ाकर उसने डिवाइस जेब में डाली और उनके पास पहुंचा। अरे बाबा, यहां कहां आ गए? ये 5 सितारा होटल है, कोई धर्मशाला नहीं। बुजुर्ग ने शांत मापी हुई आवाज में जवाब दिया, उनकी आंखें सफेद घनी भौहों के नीचे स्थिर। बेटा, मेरी यहां बुकिंग है, बस वही पूछने आया हूं। अशोक जोर से हंसा, अपने साथी गार्ड की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए। देखा, अब तो बाबा लोग भी 5 सितारा होटल में बुकिंग करवाने लगे हैं। दोनों गार्डों ने उपहासपूर्ण हंसी से गरजकर हंसा। उनकी आवाजें जाली काम से सजी संगमरमर की दीवारों से गूंजी। बुजुर्ग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बोले। उनके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, मानो उन्होंने ऐसी तंज कसाइयां अनगिनत बार सही हों। एक शांत स्वीकृति उनकी आंखों के आसपास की रेखाओं में उकेरी हुई। अंदर फ्रंट डेस्क से रिसेप्शनिस्ट रिया मल्होत्रा ने नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजों से ये आदान प्रदान देखा। रिया शहरी परिष्कार की मिसाल थी। काले जॉर्जेट में तेज अनारकली स्टाइल कुर्ता जिसमें सोने की जरी बॉर्डर थे, उसके लंबे काले बाल पूरी तरह सीधे करके एक कम पोनीटेल में एक कंधे पर लटकते हुए, कुंदन झुमके लॉबी की लाइट्स के नीचे चमकते हुए, वो मुंबई की तेज रफ्तार वाली एलिट की तरह आत्मविश्वास से चलती थी। अशोक को भौं उठाकर डांटते हुए पूछा, क्या हुआ अशोक, किससे बात कर रहे हो? मैम, ये बाबा कह रहे हैं कि इनकी यहां बुकिंग है। रिया ने बुजुर्ग को सिर से पैर तक स्कैन किया। उनके साधारण कोल्हापुरी सैंडल पर हल्की धूल जमी हुई, कुर्ते के घिसे किनारे, और व्यंग्यपूर्ण हंसी निकाली। बाबा, ये जगह साधु संत की नहीं, अरबतियों की है। शायद आपसे गलती हो गई। बुजुर्ग ने नरमी से बोला, अडेग। बेटी, एक बार चेक कर लो, गलती अगर मेरी नहीं हुई तो। रिया ने मुस्कुराते हुए अपनी मैनिक्योर की हुई हाथ से निराशाजनक इशारा किया। ठीक है बाबा, आप लॉबी में बैठिए, सिस्टम में देखती हूं। लॉबी वैभव की दुनिया थी। छिपे स्पीकर से राग यमन की सितार प्रस्तुति धीरे से बह रही थी। हवा अगरबत्ती और ताजे मोगरा गार्लेंड्स की सुगंध से भरी हुई, जो पीतल के उर्ली कटोरे में थे। गहरे मारून रंग के प्लश वेलवेट सोफे इतालवी संगमरमर के फर्श पर लाइन में लगे थे,
जिसमें रंगोली पैटर्न जड़े हुए थे और उच्च समाज की बातचीत की जगह भरती थी। फिल्टर कॉफी सिल्वर टम्बलर में सौदे हो रहे थे। जैसे ही बुजुर्ग कुर्सी में बैठे, उनका चंदन की लकड़ी का वॉकिंग स्टिक पास में टिका हुआ, सिर घूमे, फुसफुसाहट लहरों की तरह फैली। एक विदेशी जोड़ा डिजाइनर कैजुअल में, आदमी लिनेन कुर्ते में और औरत बहती हुई चिकनकारी साड़ी में झुककर बोले, कौन है ये बूढ़ा? लगता नहीं यहां के हैं। एक भारतीय मेहमान सिल्क बंद गला सूट में, सोने की कफलिंग्स चमकते हुए बड़बड़ाया, लगता है किसी मंदिर का पुजारी चंदा लेने आया है। हंसी बुदबुदाई, हल्की लेकिन काटने वाली, दिया आकार के झूमर लाइट्स की गर्म चमक के नीचे जो पॉलिश सतहों पर सोने की हेलो डाल रही थी। बुजुर्ग ने अपना स्टिक धीरे से एडजस्ट किया, अपना झोला फर्श पर सावधानी से रखा और शांत आंखों से चारों ओर देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं चमका। अपने तीखे लकड़ी के डेस्क पर वापस, जो कमल मोटिव से नक्काशीदार था, रिया ने दिखावे के लिए आलसी से कंप्यूटर में टाइप किया। अपने सहकर्मी अमन शर्मा से फुसफुसाते हुए एक युवा आदमी वेस्टेड यूनिफॉर्म में केसरिया पॉकेट स्क्वायर के साथ, टाई पूरी तरह गांठी हुई। कितना अजीब है ना? ऐसे लोग सोचते हैं अमीरों की दुनिया में जगह बना लेंगे। अमन ने कंधे उचकाए, अपना नेम टैग एडजस्ट करते हुए। रिया, तुम ज्यादा सोचती हो। ऐसे लोगों का क्या भरोसा, शायद भीख मांगने आए हों। रिया हंसी, कुल्हड़ से मसाला चाय की चुस्की लेते हुए भाप नाजुक कल्स में उठ रही थी। लॉबी का एयर कंडीशनिंग धीरे से गुनगुना रहा था। बाहर नम मुंबई सुबह के विपरीत ठंडक। लगभग 1 घंटा बीत गया। बुजुर्ग गतिहीन बैठे रहे। निर्णयपूर्ण नजरों का बोझ दोपहर के सूरज की तरह ऊंचा चढ़ते हुए उन पर पड़ रहा था। आखिरकार उन्होंने नरमी से बोला, बेटी, अगर तुम्हारा मैनेजर मिल सके तो मुझे उनसे बात करनी है। रिया ने आंखें घुमाई और इंटरकॉम उठाया। सर, एक बूढ़ा आपसे मिलना चाहते हैं। अपने कोने के ऑफिस में जो समुद्र को देखता था, दीवारें गणेश मूर्तियों और अवार्ड से सजी हुई, रोजवुड डेस्क लैपटॉप और कॉन्ट्रैक्ट से भरा हुआ। होटल मैनेजर अभिषेक चौधरी एक अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल पर थे। उनका सूट बेदाग था, नेवी ब्लू बंद गला सोने के बटन के साथ, बाल नारियल तेल से पीछे चिपके हुए, रुद्राक्ष माला उनकी कलाई पर चमक रही थी। उन्होंने रिसीवर में झपटते हुए कहा, रिया, मैं किसी बाबा से मिलने नहीं आया हूं। कह दो वो बाहर जाए। रिया ने कंधे उचकाकर मैसेज पहुंचाया। बुजुर्ग ने शांतिपूर्वक सिर हिलाया। ठीक है बेटी, मैं इंतजार कर लूंगा। तभी हाउसकीपिंग स्टाफ मेंबर कबीर शेख लॉबी से गुजरे, ताजे लिनेन का काट धकेलते हुए। 24 साल की उम्र में कबीर साधारण जड़ों से आए थे। उनकी यूनिफॉर्म साधारण सफेद कुर्ता पायजामा होटल लोगों के साथ रोजाना पहनने से थोड़ी फीकी, उनका चेहरा दयालु और विनम्र ईमानदार भूरी आंखों के साथ और माथे पर हल्का तिलक। बुजुर्ग को देखकर वे हिचकिचाते हुए पास आए। बाबा, आप कब से बैठे हैं? किसी ने आपकी मदद क्यों नहीं की? बुजुर्ग ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। झुर्रियां नक्शे पर नदियों की तरह गहरी हो गई। शायद मेरी शक्ल पर भरोसा नहीं हो रहा बेटा, पर कोई बात नहीं। सच्चाई देर से दिखती है पर छुपती नहीं। कबीर को पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन सहानुभूति की एक चुभन लगी। उन्होंने कहा, बाबा, मैं जाकर खुद मैनेजर से बात करता हूं। वे ऑफिस के दरवाजे पर दौड़े, दृढ़ता से दस्तक दी। सर, वो बूढ़ा अभी भी बैठे हैं, शायद कोई जरूरी बात है। अभिषेक ने चिड़चिड़े से हाथ हिलाया, आंखें स्क्रीन पर। कबीर, कितनी बार कहा है, अपने काम से मतलब रखो। ये अमीरों की जगह है, किसी सड़क वाले की नहीं। कबीर चुप हो गए, लेकिन अंदर कुछ टूटा। ऑफिस की फ्लोरोसेंट लाइटिंग और दूर लहरों की टक्कर के बीच एक शांत संकल्प। दोपहर 12:30 तक सूरज ऊंचा लटक गया। लॉबी की खिड़कियों से समुद्र को चमकदार सोने में नहला रहा था। बुजुर्ग ने अपना स्टिक पकड़ा और उठे। एक बार फिर रिसे की ओर बढ़े।
रिया ने झपट कर कहा, बाबा, आपको कहा ना, मैनेजर बिजी है। उन्होंने दृढ़ लेकिन नरमी से जवाब दिया, अब बहुत हुआ बेटी, मुझे खुद उनसे मिलना होगा। वे सीधे ऑफिस कॉरिडोर की ओर चले। पूरी लॉबी जम गई। बातचीत रुक गई। चाय के कप चुस्की के बीच रुके। हवा अपेक्षा से भरी हुई दिया झूमरों की चमक के नीचे। अंदर अभिषेक ने व्यंग्य से भरी आवाज में ऊपर देखा। हाँ बाबा, अब क्या है? मन्नत मांगने आए हैं? बुजुर्ग ने अपना झोला धीरे से खोला। पीले पड़ चुके दस्तावेजों की एक फोल्डर निकाली जो लाल धागे से बंधी हुई थी, और बढ़ाई, ये होटल से जुड़े कुछ कागजात हैं, एक बार देख लीजिए। अभिषेक ने बिना देखे हंसे, अपनी लेदर कुर्सी में पीछे झुकते हुए। बाबा, ये नाटक बाहर जाकर करना। यहां करोड़ का बिजनेस चलता है। आप जैसे लोग तो गेट से ही लौट जाते हैं। बुजुर्ग की आंखों में एक चिंगारी जली। उनकी आवाज समुद्र जितनी स्थिर। बेटा, कभी कभी जो साधारण दिखता है वही असली होता है। देखना चाहो तो देख लो, नहीं तो वक्त खुद दिखा देगा। उन्होंने कागज डेस्क पर रखे और बाहर चले गए। दरवाजा उनके पीछे क्लिक करके बंद हो गया। ऑफिस अचानक छोटा लगने लगा। दोपहर की रोशनी जाली ब्लाइंड से तिरछी पड़ती हुई छायाएं लंबी कर रही थी। रात हुई। होटल दिया स्ट्रिंग से रोशन। मुखौटे पर समुद्र अब एक अंधेरा, फुसफुसाता हुआ विस्तार तारों भरे आकाश के नीचे। कबीर अपनी शिफ्ट खत्म करते हुए भूली हुई फोल्डर देखी। जिज्ञासा जागी। उन्होंने इसे खोला और होटल के आर्काइव्ड डिजिटल रिकॉर्ड से क्रॉस रेफरेंस किया। एक स्टाफ कंप्यूटर पर एक धुंधली रोशनी वाली बैक ऑफिस में स्क्रीन्स नीली चमकती हुई फाइलों के ढेर के खिलाफ। पलों बाद उनका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपते हुए। दस्तावेज पढ़े। अर्जुन प्रसाद, ताजमहल ग्रैंड होटल के संस्थापक और 60% हिस्सेदारी के धारक। कांपते उंगलियों से कबीर ने कॉपियां प्रिंट की और मैनेजर के दरवाजे पर दौड़े। सर, ये फाइल देखिए, वो बूढ़ा हमारे होटल के असली मालिक है। अभिषेक ने बिना देखे खारिज किया, स्टील टंबलर में फिल्टर कॉफी घुमाते हुए। फालतू बातें मत करो, किसी को भी मालिक मत बना दो। कबीर ने जोर दिया। सर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर उनके साइन है। अभिषेक ने कुंठा में फाइल फेंक दी। मुझे किसी बूढ़े की कहानी में दिलचस्पी नहीं। कबीर ने गहरी सांस ली। कमरा पॉलिश लकड़ी और पछतावे की सुगंध से भरा हुआ। ठीक है सर, पर कल सुबह जब सच्चाई सामने आएगी तो ये शब्द आपको याद रहेंगे। अगली सुबह उज्जवल और तनावपूर्ण हुई। लॉबी सोने की धूप में फुसफुसाहटों से गूंजती हुई। स्टाफ कोनों में इकट्ठे। हवा अफवाह से विद्युतीय। सुना है वो बाबा होटल के मालिक निकले हैं। सच में? 11 बजे एक चमकदार सफेद एम्बेसडर कार फाटकों पर रुकी, टायर बजरी पर चरमराते हुए। वही बुजुर्ग अर्जुन प्रसाद उतरे। इस बार एक वकील के साथ काले बंदगला में लेदर ब्रीफ केस लिए हुए और एक सरकारी अधिकारी खाकी सफारी सूट में आधार आईडी बैच के साथ। रिया, गार्ड्स और अभिषेक जमे हुए खड़े थे। चेहरे का रंग उड़ गया सुबह की हलचल के बीच। अर्जुन लॉबी में घुसे। उनका साधारण कुर्ता अब रोशनी में राजसी लग रहा था। मैनेजर को बुलाओ। उनकी आवाज गूंजी, नरम लेकिन अडिग, छिपी सितार संगीत को काटती हुई। अभिषेक निकले, जबरदस्ती मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंची। जी बाबा, अब क्या चाहिए? अर्जुन ने घोषणा की। कल तुमने कहा था यहां करोड़ का कारोबार चलता है, पर यह कारोबार मैंने शुरू किया था। वकील ने फाइल केंद्रीय तीखे टेबल पर अधिकार से रखी। ये रहे होटल के ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स। श्री अर्जुन प्रसाद इस होटल के 60% हिस्सेदार है। खामोशी लॉबी पर छा गई। समुद्र से आती कोहरे जितनी गाढ़ी। रिया के हाथ कांपे, उसके कुंदन झुमके हिलते हुए। अभिषेक का चेहरा सिकुड़ गया। एयर कंडीशनिंग के नीचे पसीना आ गया। अर्जुन ने जारी रखा। अभिषेक सिन्हा, तुमने अपने पद का नहीं बल्कि इंसानियत का अपमान किया है। उन्होंने गार्ड की ओर मुड़कर कहा। तुमने गेट पर ताने मारे,
वो तुम्हारा अधिकार नहीं था। उनकी नजर कबीर पर नरम हुई। और तुम, जिसने बिना स्वार्थ मेरी मदद की, आज से इस होटल के जनरल मैनेजर तुम होगे। कबीर के गालों पर आंसू बह चले। साहब, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। अर्जुन मुस्कुराए, आंखें ऊपर दियों की तरह चमकती हुई। यही तो असली कामयाबी है बेटा। पद बड़ा नहीं बनाता, दिल बनाता है। उन्होंने इकट्ठी भीड़ को संबोधित किया। सुन लो, ये होटल अब सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए खुला है। जो भी दूसरों की हैसियत पर हंसेगा, उसे इस दरवाजे के अंदर आने का हक नहीं होगा। लॉबी तालियों से गूंज उठी, दीवारों से समुद्र पर गरज की तरह गूंजती हुई। रिया पास आई, सिसकते हुए। मुझे माफ कर दीजिए साहब। अर्जुन ने नरमी से जवाब दिया। माफ कर दिया बेटी। बस याद रखना, कपड़े इंसान को नहीं, इंसानियत इंसान को पहचान देती है। उस दिन से ताजमहल ग्रैंड होटल बदल गया। हर मेहमान, अमीर या गरीब, को बराबर सम्मान से स्वागत किया जाता। दीवारों पर एक नई पीतल की प्लेट चमकती हुई, नरम दिया लाइट्स के नीचे। यहां रुतबा नहीं, आदर बोला करता है। लोग कहते हैं अर्जुन प्रसाद ने सिर्फ एक होटल नहीं बनाया, उन्होंने इंसानियत का स्मारक खड़ा किया। क्या आप भी सोचते हैं कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से तय होती है या उसके कर्मों से? अगर कहानी ने दिल छू लिया तो इसे साझा कीजिए, ताकि हर कोई याद रखे, असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है।